हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के तीसरे पार्ट के बारे में। ये क्वेश्चन आंसर का या एक्सरसाइज का तीसरा पार्ट है, जो कि एक्सरसाइज के वर्किंग विथ वर्ड्स नामक सेक्शन से लिया गया है और द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के लेखक हैं खुशवंत सिंह। तो पहला क्वेश्चन है द नोटिस द फॉलोइंग यूजेस ऑफ द वर्ड टेल इन द टेक्स्ट। यहाँ पे वर्ड शब्द है, वर्ल्ड नहीं है, ठीक है, WORD केवल लिखा है। टेल इन द टेक्स्ट यानी पाठ में जो टेल शब्द आया है, ठीक है, उसके जो प्रयोग हैं उन प्रयोगों का मतलब बताना है। जैसे पहला लिखा है हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। तो यहाँ पर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी यानी दादी माँ थी, उनकी उंगलियाँ हमेशा जो है माला जपने में लगी रहती थी। तो जो टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी यानी टेलिंग द बीट्स है, ये क्या है? तो काउंट वाइल रिसाइटिंग यानी माला जपते समय हम उन जो है मोतियों को गिनते हैं जो माला में गुथे हुए होते हैं, या मनकों को गिनते हैं, ठीक है। तो काउंट वाइल रिसाइटिंग। अगला प्रश्न है आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, ठीक है। मैंने उन्हें जो है पश्चिमी विज्ञान और पश्चिमी शिक्षा के बारे में तथा कुछ अंग्रेजी शब्दों को बताया। मैंने उन्हें पश्चिमी विज्ञान और पश्चिमी शिक्षा तथा अंग्रेजी शब्दों को बताया, यानी कुछ अंग्रेजी शब्दों को बताया। तो यहाँ पर टेल हर इंग्लिश वर्ड्स लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा मेकिंग समथिंग नोन टू समवन इन स्पोकन और रिटन वर्ड्स, यानी किसी व्यक्ति को लिखी गई भाषा में यानी लिखे गए या जो है ओरली, ठीक है, ओरली यानी मौखिक रूप से किसी चीज़ को बताना, तो वो टेल हर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला है एज हर एज वन कुड नेवर टेल, यानी एज हर एज वन कुड नेवर टेल। तो यहाँ पे उनकी उम्र जो थी उसके बारे में कोई सही अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। तो कुड नेवर टेल जो शब्द आया है उसका मतलब हो जाएगा गिव इन्फॉर्मेशन टू समबडी, यानी किसी व्यक्ति के बारे में जो है सूचना देना। तो यहाँ पे वन कुड नेवर टेल से शब्द से संबंधित अर्थ है गिव इन्फॉर्मेशन टू समबडी, यानी किसी व्यक्ति से संबंधित जो है कोई सूचना देना टेल कहलाता है। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने बताया कि जो है उनका अंत समीप था। तो टोल्ड अस तो यहाँ पे निश्चिंत थी, यानी बी श्योर, यानी उन्हें जो है पूरी तरह से ये आभास हो गया था, वो इस बात से निश्चिंत थी कि अब उनका जीवन समाप्त होने वाला था, ठीक। फिर अगला पार्ट है वर्किंग विथ वर्ड्स का, दूसरा है नोटिस द डिफरेंट सेंसेस ऑफ द वर्ड्स टेक। टेक का विभिन्न प्रयोग किया गया है इसमें, ठीक है, टेक का अलग अलग प्रयोग किया गया है, तो इसको नोटिस करना है, ठीक। तो पहला है टू टेक टू समथिंग, ठीक है, टू टेक टू समथिंग। तो इसका मतलब क्या दिया गया है? टू बिगिन टू डू समथिंग एज ए हैबिट, यानी आदत के अनुसार किसी कार्य को प्रारंभ करना, ठीक है, आदत के अनुसार किसी कार्य को प्रारंभ करना। तो और फिर दूसरा है टू टेक इल, दूसरा क्या है? टू टेक इल। तो इसका अर्थ है टू सडनली बिकम इल, यानी अचानक जो है बीमार पड़ जाना। तो पहले का जो आंसर है टू टेक टू समथिंग, ठीक है, इसका मतलब है शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। लेखक कहता है, ठीक है, यह सेंटेंस कहता है कि वह जो है हमारे शहर के घर के सामने जो कोर्ट यार्ड था उसमें प्रतिदिन की तरह, ठीक, हैबिचुअली स्पैरोज यानी जो चिड़ियाँ थीं, गौरैया पक्षियाँ थीं, उनको दाना खिलाने लगती। फिर दूसरा है टू टेक इल। टू टेक इल का मतलब हो गया अचानक बीमार पड़ना। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, यानी अगली सुबह वह अचानक ही बीमार पड़ गई, ठीक। फिर अगला तीसरा पार्ट है वर्किंग विथ वर्ड्स का। द वर्ड हब्बल मीन्स टू वॉक विद डिफरेंटली। हब्बल का मतलब होता है अलग अलग जो है मुद्रा
तो हॉबल मतलब होता है अलग अलग मुद्रा में चलना, ठीक है। और जो अलग अलग मुद्रा होती है चलने की, ठीक है, वो क्यों होती है? बिकॉज द लेग्स एंड फीट आर इन बैड कंडीशन, क्योंकि जब पैर की स्थिति ठीक नहीं होती, यानी पैर की वजह से कोई लंगड़ा कर चलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? हॉबल। तो द वर्ड्स रिफरिंग टू ए मैनर ऑफ वॉकिंग आर, यानी जो निम्नलिखित वर्ड दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, वो अलग अलग मुद्रा में चलने के बारे में ही बताते हैं। लिखा है पहला शफल, ब्रैकेट में लिखा गया है, आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। शफल, वॉक बाय ड्रैगिंग वंस फीट अलॉन्ग और विदाउट लिफ्टिंग देम फुली फ्रॉम द ग्राउंड। शफल मतलब होता है कि पैर घसीट कर चलना। वॉक बाय ड्रैगिंग वंस फीट अलॉन्ग, यानी पैर को घसीट कर चलना या ज़मीन से बिना पैर को उठाए हुए ही चलना क्या कहलाता है? शफल करना, यानी शफल कहलाता है। दूसरा है स्ट्राइड। स्ट्राइड, वॉक विथ लॉन्ग डिसिसिव स्टेप्स, यानी लंबे लंबे पग भरना, स्ट्राइड कहलाता है। तीसरा है वैडल, वॉक विथ शॉर्ट स्टेप्स एंड इन ए क्लस्मी शोइंग मोशन, ठीक है, यानी धीरे धीरे, यानी छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आगे चलना या आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है? वॉकिंग विथ शॉर्ट स्टेप्स एंड इन ए क्लस्मी शोइंग मोशन, ठीक है, मतलब धीरे धीरे डगमगाते हुए छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाना, ठीक। फिर अगला है चौथा स्वैगर, वॉक एरोगेंटली आर शोइंग सेल्फ इम्पोर्टेंस। स्वैगर यानी अपने आप को जो है बहुत ही अपने आप को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हुए दिखाकर चलना ही क्या कहलाता है? स्वैगर, यानी गर्वपूर्वक चलना। फिर अगला है ट्रूज, ठीक है। ट्रूज, वॉक स्लोली एंड विथ हैवी स्टेप्स, यानी भारी कदमों से जो है धीरे धीरे चलना, टिपिकली बिकॉज ऑफ एग्जॉशन और हार्श कंडीशन। और ऐसा क्यों होता है? भारी कदम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप जो है पूरी तरह से शारीरिक शक्ति खो देते हैं या थकावट के कारण जो है चलते हैं। स्लॉग, वॉक और मूव विथ डिफरेंटली और एफर्ट, ठीक है। वॉक और मूव विथ डिफ़िकल्टी और इफ़ेक्ट, ठीक है, कठिनाई से या बड़े परिश्रम से आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है? स्लॉग कहलाता है, ठीक। उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन हैं। एडिशनल क्वेश्चन क्या हैं? एडिशनल क्वेश्चन, वाई वॉज हिज ग्रैंड मदर अनहैप्पी विद द एजुकेशन गिवन एट इंग्लिश स्कूल। लेखक की दादी माँ जो है अंग्रेजी स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही थी उससे क्यों दुखी थी? तो देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स एट द इंग्लिश स्कूल सो शी वाज अनहैप्पी, यानी इंग्लिश स्कूल में, शहर के इंग्लिश स्कूल में ईश्वर के बारे में और पवित्र ग्रंथों के बारे में नहीं बताया जाता था, नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए वे दुखी थी। फिर अगला प्रश्न है, व्हाट वाज हिज ग्रैंड मदर्स हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे। दिन के समय में वह कौन सा समय था, यानी दिन में वह कौन सा समय था जो दादी माँ का सबसे हैप्पीएस्ट डे हुआ करता था, यानी हैप्पीएस्ट समय हुआ करता था जिसमें दादी माँ सबसे प्रसन्न रहती थी। द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे वॉज व्हेन हिज ग्रैंड मदर यूज्ड टू फीड द स्पैरोज इन द आफ्टरनून। दोपहर के समय में जब दादी माँ चिड़ियों को भोजन खिलाया करती थी, यानी चिड़ियों को दाना चुगाती थी, तो वह उनके दिन का सबसे अच्छा समय था। फिर अगला है, व्हाट वाज द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर इन द सिटी। शहर में लेखक और उसकी दादी माँ के मध्य वह कौन सा कॉमन लिंक था, यानी मित्रता का कौन सा कॉमन लिंक था? तो द रूम, यानी वह कमरा जो है ही कॉमन लिंक था, यानी दोनों के बीच में जो है कॉमन लिंक था या दोनों के बीच मित्रता की सामान्य कड़ी थी, ठीक है, शहर में वह कमरा। व्हाट वाज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव। लेखक के लिए विश्वास करना क्या कठिन था, यानी क्या विश्वास करना कठिन था? इट वॉज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव। लेखक के लिए विश्वास करना कठिन था कि हिज ग्रैंड मदर हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, कि उसकी दादी माँ कभी सुंदर और जवान थी, ठीक। व्हाट डिड हिज ग्रैंड मदर गिव द ऑथर फॉर हिज ब्रेकफास्ट। लेखक ने अपनी दादी माँ को
लेखक को दादी माँ ने ब्रेकफास्ट में क्या दिया था? लेखक को दादी माँ ब्रेकफास्ट में यानी सुबह नाश्ते के समय क्या देती थी? तो हिज ग्रैंड मदर गेव द ऑथर ए स्टेल चपाती। लेखक को दादी माँ जो है सुबह के समय बासी रोटी देती थी विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और इस पर जो है थोड़ा सा बटर लगाती थी, बटर यानी मक्खन लगाती थी और चीनी लपेट कर दे देती थी। ठीक है, यानी दादी माँ लेखक को बासी रोटी पर मक्खन लगा हुआ, ठीक है, या मक्खन लगाकर चीनी के साथ बासी रोटी देती थी। ठीक, फिर अगला है वाई डिड हिज ग्रैंड मदर ऑलवेज गो टू द स्कूल विद द ऑथर। दादी माँ लेखक के साथ हमेशा स्कूल क्यों जाया करती थी? हिज ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू द स्कूल बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। दादी माँ लेखक के साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल जो है मंदिर के बगल में ही था या मंदिर से जुड़ा हुआ था। मेंशन टू थिंग्स विच हिज ग्रैंड मदर स्टार्टेड डूइंग इन द सिटी। दो बातों का जिक्र कीजिए जो दादी माँ ने शहर में प्रारंभ या शुरू किया था। तो हिज ग्रैंड मदर स्टार्टेड स्पाइनिंग एंड फीडिंग द स्पैरोज इन द सिटी। ग्रैंड मदर यानी दादी माँ ने जो है सूत कातना यानी चरखा चलाना और चिड़ियों को दाना खिलाना शहर में प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, दादी माँ ने सूत कातना और चिड़ियों को दाना खिलाना प्रारंभ कर दिया था शहर में। व्हाट वाज टॉट टू द ऑथर एट द इंग्लिश स्कूल। इंग्लिश स्कूल में लेखक को क्या पढ़ाया जाता था? तो इंग्लिश स्कूल में लेखक को क्या पढ़ाया जाता था? इंग्लिश वर्ड्स, लिटिल, आंसर है इंग्लिश वर्ड्स, लिटिल थिंग्स ऑफ ईस्टर्न साइंस, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जियोग्राफी एंड म्यूजिक वर टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। इंग्लिश स्कूल में लेखक को इंग्लिश के शब्द, थोड़ा सा पश्चिमी विज्ञान यानी पश्चिमी देशों का विज्ञान, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम, भूगोल और संगीत सिखाए जाते थे। व्हाट वाज टॉट टू द ऑथर एट द विलेज स्कूल। और लेखक को गांव के स्कूल में क्या बताया जाता था या क्या सिखाया जाता था? द ऑथर वाज टॉट द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर एट विलेज स्कूल। गांव के स्कूल में लेखक को अक्षर और सुबह के प्रेयर यानी सुबह का प्रार्थना सिखाया जाता था। वैन वर द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर कॉल्ड टू द सिटी। लेखक को और उसकी दादी माँ को शहर कब बुलाया गया? तो आंसर है वैन द ऑथर्स पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी। जब लेखक के माता पिता शहर में, ठीक है, आराम से सेट हो गए यानी आराम से उन्होंने अपना आवास बना लिया, दे सेंट फॉर हिम एंड हिज ग्रैंड मदर। तो उन्होंने जो है लेखक को और उसकी दादी माँ को बुला लिया। व्हाट वाज द सॉन्ग शी सैंग विथ द वुमेन फ्रॉम द नेबरहुड अबाउट द डे बिफोर हर डेथ। ठीक है, दादी माँ ने पड़ोस की महिलाओं के साथ अपने मृत्यु के पहले, ठीक है, अपनी मृत्यु के पहले किस प्रकार का गाना गाया था यानी क्या गाया था? तो द सॉन्ग संग बाय द ग्रैंड मदर द डे बिफोर हर डेथ विद द वुमेन फ्रॉम नेबरहुड वॉज अबाउट द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। दादी माँ ने अपनी मृत्यु से पहले पड़ोस की महिलाओं के साथ, ठीक है, किसी योद्धा के वापस आने पर यानी वो गाना गाया था या वो संगीत गाया था जैसे कोई योद्धा जो है वापस घर आता है, ऐसा कोई गीत गाया था। ठीक, फिर अगला है प्रश्न, व्हाट डिड ऑथर्स ग्रैंड मदर डू इन हर लास्ट टाइम। व्हाट डिड ऑथर्स ग्रैंड मदर डू इन हर लास्ट टाइम यानी अपनी मृत्यु के अंतिम समय में दादी ने क्या किया? एट हर लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ हिज ग्रैंड मदर केप्ट प्रेइंग। अपने जीवन के अंतिम समय में दादी माँ ने यानी लेखक की दादी माँ ने प्रार्थना जारी रखा यानी प्रार्थना किया। शी ले पीसफुली इन हर बेड टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी। वो शांत पूर्ण तरीके से अपने बिस्तर पर लेट गईं और माला जपती रहीं। फिर व्हाट डिड द ऑथर शी व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द फ्यूनरल।
अंतिम संस्कार के लिए, ठीक है, अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था करने के बाद जब लेखक लौटा तो उसने क्या देखा? तो आंसर है ही सा थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सिटिंग स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर इन द वरेंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू हर श्राउड विदाउट चर्पिंग। जब लेखक अरेंजमेंट से वापस लौटता है तो वह देखता है कि हज़ारों चिड़ियाँ उसके फर्श यानी उसके घर के फर्श, बरामदा और उसके रूम के जो है रूम में इकट्ठा हुई थी, और यहाँ तक कि जो है जो फनरल था यानी दादी माँ का जो कफन था, दादी का कफन था, वहाँ पर बैठी हुई थी और वो भी बिना चहचहाट के यानी एकदम शांत तरीके से बैठी थी। हाउ डिड द स्पैरोज मॉर्न द डेथ ऑफ आर्थर्स ग्रैंडमदर। ठीक है, दादी माँ की मृत्यु पर चिड़ियों ने किस प्रकार का शोक व्यक्त किया? द बर्ड्स सैट साइलेंटली अराउंड हर श्राउड। चिड़ियाँ जो है चुपचाप उनके शव के आसपास बैठ गईं। टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड क्रम थ्रोन टू देम। उनके लिए जो रोटी के टुकड़े डाले गए थे उन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, यानी चिड़ियों ने ध्यान नहीं दिया। दे फ्लू अवे क्वाइटली फ्रॉम देयर, और वे वहाँ से चुपचाप उड़ गईं। ठीक, फिर व्हाट डिड द ऑथर ट्रीट एज फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स। लेखक को जो कहानी सुनाई जाती थी, ठीक है, व्हाट डिड द ऑथर ट्रीट एज फेबल्स ऑफ द प्रोफेट, यानी पैगंबर के बारे में जो भी कहानी लेखक ने सुनी थी उसके बारे में उसका क्या विचार था? तो ही ट्रीटेड ऑल दैट हिज ग्रैंड मदर टोल्ड अबाउट हर चाइल्डहुड एंड द गेम्स शी प्लेड देन एज फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स। लेखक को जब दादी माँ अपने बचपन के बारे में यानी बचपन के बारे में और बचपन के खेलों के बारे में बताती थी जो वो खेला करती थी, तो ये सभी उसे यानी लेखक को पैगंबर की कहानियाँ लगती थी। ठीक है, किसकी कहानियाँ लगती थी? पैगंबर की। मतलब क्या हो गया कि जब दादी माँ जब अपने बचपन में जो खेल खेला करती थी उसके बारे में और अन्य कहानियों के बारे में जब वह लेखक को बताती थी तो लेखक को लगता था कि वो किसी पैगंबर की कहानियाँ हैं। तो ये है, ठीक है, आपका लेसन। और यहाँ पे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का जो है एक्सरसाइज ख़त्म होता है। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगे एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया, और आप इसे समझें, नोट्स बनाएं और जो है याद करने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद। इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, यानी सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।